पाकिस्तान में शहबाज सरकार है, पाकिस्तान में राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी, लेकिन वहाँ पर खातून अव्वल यानी फर्स्ट लेडी को लेकर के आसिफ अली जरदारी फंस गए हैं। उन पर आरोप ये लग रहे हैं कि जैसे ही प्रेसिडेंट बने, अपनी छोटी बेटी यानी आसिफा जरदारी, बेनज़ीर की छोटी बेटी आसिफा जरदारी को आगे बढ़ाने में लग गए हैं, इलेक्शन लड़ाने में लग गए हैं, उन्हें फर्स्ट लेडी घोषित करके फंस से गए हैं। एक खबर तो ये है। दूसरा, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तालिबान शासन ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया है कि आप संयम रखें। बीच में अमेरिका भी उतर करके आ गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत सख्त रुख अख्तियार किया है। पाकिस्तान पर ये स्पेशल सेगमेंट मैं पूरी तरह से दानिश के हवाले करता हूँ। दानिश, मुझे एक बार समझाओ भी, और बाकी लोगों से भी बात कर सकते हो तुम, कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच का जो तनाव है एशिया के लिए कितना ज़्यादा ख़तरनाक है, और तालिबान अपना वर्चस्व बताने के लिए, जताने के लिए, मजबूती को साबित करने के लिए किस हद तक जाएगा। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो जंग होने वाली है उसकी एक पहली वजह है कि डूरन एक लाइन है, और उस लाइन की वजह से दोनों के बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। और जंग होने की वजह 1893 में भारत और चाइना के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच एक लाइन खींची गई थी, जिसको जो लाइन अब जाती है चीन और अफगानिस्तान के बीच, लेकिन अफगानिस्तान वो लाइन को मानने से इनकार करता है, और पाकिस्तान जबकि बार बार उस लाइन को मानने के उस पर दबाव बनाता है। लेकिन ऐसे हालात में जब पाकिस्तान के हालत ख़राब है, वहाँ पर महंगाई चरम पर है, अर्थव्यवस्था एकदम धरातल पर जा रही है, कर्ज के तले दबा हुआ है, ऐसे में पाकिस्तान के पास क्या वो क्षमता है कि वो जंग कर सकती है अफगानिस्तान से? जिनके घर में खाने के लिए ना हो वो जंग के लिए हथियार नहीं उठा सकते, क्योंकि कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन नहीं होते। और पाकिस्तान का हाल सिर्फ इसलिए है ये क्योंकि वहाँ पर जो है आतंकवाद की फैक्ट्री को लगातार पनाह दी गई है, आतंकवाद की फैक्ट्री लगाई गई है, और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इस मुहाने पर खड़ा हो गया है। सवाल ये है कि पाकिस्तान का आगे होगा क्या, क्योंकि आपने कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जब IMF से जो लोन लेने की बात कही गई है तो वो ग्रे एरिया में आ जाता है, और उसको जो है ब्लैकलिस्टेड करने की बात की जाती है तो वो गिड़गिड़ाता है, और ख़ासतौर पर जिस तरीके से कई सारे सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या है। पाकिस्तान के पास सबसे पहला ऑप्शन ये है कि वो अपने युवाओं को तैयार करे और उनको जो है रोज़गार के लिए तैयार करे, ना कि आतंकी फैक्ट्री के लिए तैयार करे, क्योंकि अगर रोज़गार के लिए युवा तैयार हो जाएंगे तो अपना आप ही खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी, और इसी वजह से इकोनॉमी बढ़ेगी। जब आप इकोनॉमी आपकी बढ़ती है तो आपके जितनी भी जो तमाम चीज़ें हैं या पॉलिटिकल क्राइसिस है वो ख़त्म हो जाते हैं, लोग रोज़गार मांगते हैं। अब क्या होता है, सिर्फ आतंकवाद पर बात होती है, मजहब को लेकर बात होती है, लेकिन कोई टेक्नोलॉजी पर बात नहीं करता है, कोई विकास पर बात नहीं करता है, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की बात नहीं करता। इमरान खान जब आए थे तो उन्होंने नए पाकिस्तान का एक नारा दिया था कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन क्या हुआ, टाइट फीस इसलिए हो गया क्योंकि वो उन लोगों पर लगाम नहीं लगा पाए जो कि पाकिस्तान के अंदर लगनी चाहिए थी, चाहे वो हाफिज़ सईद जैसे लोग हों, या फिर हमने देखा है कि और बहुत सारे जो मौलाना डीजल जैसे लोग हों जो बड़े खुलकर बयानबाजी करते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। उनको ये बात समझनी होगी कि हिंदुस्तान 140 करोड़ का देश है, और 140 करोड़ भारतीय जो है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कि वो अपने लोगों को लेकर आगे साथ बढ़ सके। यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार डाउनफॉल होता जा रहा है। अफगानिस्तान कह रहा है कि हमने 20 साल तक अमेरिका को टक्कर दी, उनसे जंग लड़े, उनसे जब हमने उनसे हार नहीं मानी तो पाकिस्तान जैसी के सामने हम झुकने वाले नहीं हैं। तो अफगानिस्तान के लिए क्या कंडीशन हो सकती है? अफगानिस्तान में तो हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में अफगानिस्तान को क्या सोची समझी रणनीति के तहत ये कदम उठाना चाहिए, या अब जज्बात में जिस तरीके से हमेशा आमतौर पर अपना काम करते आए हैं उसी तरीके से काम करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान को जो उस एरिया के जितने भी कॉन्टिनेंट है उसमें जितने भी देश है उनके साथ में मिलकर काम करना चाहिए, ख़ास तौर पर कि अगर वो किसी को बैकएंड पे अगर कोई लेकर आ रहा है तो वो मोहरा नहीं बनना चाहिए। आपने देखा था रशिया और यूक्रेन का जो वाक़या हुआ था, जो जंग हुई है, उसके अंदर किस तरीके से यूक्रेन को मोहरा बनाया गया और अमेरिका जाकर बैठ गया और ये कहता रहा कि भाई हम आपको जो है नेटो के अंदर ले लेंगे, नेटो में ले लेंगे। आज तक वो चीज़ें नहीं हो पाई है। यही वजह है कि कुछ देश ऐसे होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए छोटे देशों को भड़काते हैं, उकसाते हैं और उनको जंग के मुहाने में धकेल देते हैं। यही साथ अब अफ़गानिस्तान के हो रहा है। अफ़गानिस्तान को कोई ना कोई तो उकसा रहा है, हो सकता है कि इसके अंदर और जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वो उनके साथ हो। सवाल ये है कि अफ़गानिस्तान के जो अभी नई सरकार है उनको ये समझना होगा कि आप 20 साल तक जंग के मुहाने में रहे हैं। आप 20 साल का मतलब समझिए कि 100 साल पीछे हो गए हैं।
कैसे आगे बढ़ेंगे? लेकिन सवाल ये है कि अभी कुछ टाइम पहले ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, उससे पहले भारत ने उस पर सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर अफगानिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान में ही क्यों उसके जितने हमसाया मुल्क, जितने पड़ोसी मुल्क हैं, क्यों उस पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं? देखिए, इसका जवाब सबसे अहम ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई एक मुकम्मल लीडरशिप नहीं है जो टॉक कर सके, जो टेबल पर बैठ के बात कर सके। आपने अफ़गानिस्तान का जिक्र किया, ईरान का जिक्र किया, इसके अलावा बाकी और जो ममालिक है वो स्ट्राइक करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं। उसकी वजह यही है, अगर सर्जिकल स्ट्राइक, हाँ, मैं कह रहा हूँ भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। सवाल यह है कि आप जब 1 to 1 डायलॉग नहीं करेंगे तो आप इसी तरह से मार खाएंगे। अब 1 to 1 डायलॉग तब होता है जब आपकी एक तरीके से मजबूत सरकार होती है। पाकिस्तान के अंदर आज तक के इतिहास के अंदर कोई भी सरकार मजबूत अभी तक नहीं रही है, क्योंकि सेना का शासन वहाँ पर आया या फिर सेना ने ही उस सरकार को चलाया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक आपके पास एक मजबूत लीडरशिप नहीं होगी तब तक आप उस देश को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि मजबूत लीडर ही जो है आमने सामने बैठकर बात करता है, चर्चा करता है। अगर कोई मजबूत पाकिस्तान में लीडर होता तो वो अफगानिस्तान को या फिर ईरान को या फिर और दूसरे देश जो भी कर रहे थे वो जवाब देने की क्षमता रखता। लेकिन क्योंकि वहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ पर कोई उनकी जो लीडरशिप है वो मजबूत नहीं है, इसलिए लगातार उनके ऊपर इस तरह के हमले हो रहे हैं या फिर उनको एक तरीके से दबा रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त कंगाल है, बदहाल है और लगातार कर्ज के बोझ से दबता चला जा रहा है। सऊदी अरब ने 1.5 अरब डॉलर का उसको कर्ज दे रखा है, यूएई ने 1.5 अरब डॉलर उसको कर्ज दे रखा है, 1 अरब डॉलर चाइना के कर्ज के बोझ से दबा हुआ है, 1 अरब डॉलर IMF ने कर्ज दे रखा है। अब IMF के पास फिर से पाकिस्तान 3 अरब डॉलर की मांग कर रहा है। ऐसे में हम संदीप भाई से जानना चाहेंगे, संदीप भाई, पाकिस्तान कर्ज पे कर्ज लेता चला जा रहा है, आखिर अदा कैसे करेगा? निश्चित तौर पर भगवान भरोसे हिंदू होटल इंडिया में कहते हैं, तो पाकिस्तान का भी हाल कुछ वैसा ही चल रहा है कि जब से लगता है जन्म हुआ तब से ये खबर देख रहे हैं। पत्रकारिता में छोटा मोटा करियर है, लेकिन बावजूद इसके जब से आए हैं तब से लगातार यही बात सुन रहे हैं कि पाकिस्तान कर्ज के बोझ से दब रहा है। आज इससे कर लिया, कल चाइना से मदद ली, दूसरे मुस्लिम मुल्कों ने हर बार की तरह इस बार भी मदद की। ऐसी खबरें हम लगातार सुनते आते हैं, लेकिन चुकाएगा कैसा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पाकिस्तान में सत्ता में इमरान खान हो, सत्ता में नवाज शरीफ की पार्टी है, अभी बिलावल का गठबंधन की पार्टी के साथ गठबंधन है, लेकिन बावजूद इसके भी ये अगर हम थोड़ा सा निष्पक्ष होकर पाकिस्तान की बात करें, अगर पाकिस्तान को अपना पड़ोसी देश समझकर उस संदर्भ में बात करें बिना युद्ध वगैरह के, तो ये निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए बेहद समस्या की बात है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या जो भी वहाँ के जानकार है, बुद्धिजीवी वर्ग या जो सत्ता में आसीन है, वो लोग इस बात को नहीं सोच रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद की भले ही बात हो, विपक्षी दूसरे मुल्क उन पे लगाते हो जो उनके शत्रु मुल्क हो, लेकिन उनको खुद भी समझना पड़ेगा कि उनके मुल्क की हालत आज ऐसी क्यों है। वो लगातार कई वर्षों से, जब से हम सुनते आ रहे हैं तब से वो कर्ज ही ले रहे हैं और चुकाने की उनके पास क्षमता नहीं है। इसको निश्चित तौर पर पाकिस्तान के बुद्धिजीवी वर्ग को, वहाँ के युवाओं को, वहाँ के सत्ता में आसीन लोगों को समझना पड़ेगा कि इस समस्या का समाधान उनको निकालना ही पड़ेगा। बिल्कुल समझने की ज़रूरत है निश्चित तौर पर। वहाँ के युवाओं को, वहाँ के बुद्धिजीवियों को, वहाँ के मौलानाओं को, वहाँ के साइंटिस्ट को, वहाँ के नेताओं को समझने की ज़रूरत है कि आखिर पाकिस्तान की ये दुर्गति, ये हालात कैसे बनते जा रही है। लगातार कर्ज के बोझ से दबता जा रहा है, आर्थिक कंगाली है और उसके बाद जो बदहाली का मंजर नज़र आ रहा है, लगातार वहाँ पर भूखे लोग सड़कों पर हैं, भिखारियों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे पाकिस्तान का आने वाला भविष्य क्या होगा, वहाँ के नेताओं और वहाँ के हुक्मरानों को सोचने और समझने की ज़रूरत है।